बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मरवान चौधरी। प्रोग्राम है सितारों के रंग और सितारों के रंग में हमेशा हम आपकी करवाते हैं मुलाकात शोबिज इंडस्ट्री के रोशन सितारों के साथ। और आज जिस सितारे के घर पे हम मौजूद हैं उसकी रोशनी, चमक दमक और उसकी खुशबू एक जमाने को मुअत्तर किए हुए है। आप समझ गए होंगे कि वर्सटाइल गुलकार नदीम अब्बास लूनेवाला जो अपने पूरे घराने की तरह नौजवान नस्ल में बहुत ज्यादा मकबूल हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम। जी अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो आप नजर आते रहते हैं और ये पता चलता रहता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है और कोई ना कोई गाने पे गाना आ रहा है। जी तो कैसा चल रहा है ये सिलसिला और फिर नए साल की आगाज है? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आता है हमें हमेशा जब लोगों का प्यार मिलता है। जब भी आप कोई काम करते हैं उसका फीडबैक आपको मिले, अप्रिसिएशन मिले, बहुत अच्छा लगता है। सही। तो नदीम, इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग, मतलब जब भी मुझे पता चला कभी आप यूएस से हैं, कभी आप ज़ियारात पे गए हुए हैं। ये तो खैर ब्लेसिंग है कि आप जाते हैं ज़ियारात पे, उम्रे पे, और मतलब सफर कहीं ना कहीं फिर इंटरनेशनल, कभी कनाडा नजर आ रहे हैं, कभी आप यूरोप में हैं। इतना सफर कभी सोचा था पाँव में इतना चक्कर है? नहीं, वाकई ये मैं ये समझता हूँ कि ये खुदा का करम है और उसकी ब्लेसिंग है। जब इंसान स्ट्रगल टाइम में होता है तो ये सफ़र उसकी विश होते हैं, ये ख्वाब होते हैं उसके, बिल्कुल, कि हम यहाँ ट्रैवल करें, हम वहाँ जाएं, वहाँ गाएं। और वो खुदा का शुक्र है कि वो हर जगह लोग प्यार करने वाले हैं। पाँव में तिल तो नहीं है? वो भी है, वो भी है। जब कभी मतलब ऐसे हो कि शोज नहीं है और यहाँ पे भी मैं इजी हूँ, हॉलीडेज का है, फिर भी मेरा दिल करता है कि मैं निकल जाऊँ, कहीं निकल जाऊँ। फिर उस यानी वो मुझे सबसे, जब मुझे वक्त मिलता है बीच में अपने काम से, और फिर मैं करबला जाता हूँ या मैं मौला की ज़ियारत के लिए बड़ी सरकार के पास कभी। माशाल्लाह, ये तो ब्लेसिंग है और अल्लाह ताला सबको नवाजे ऐसी करामात से। तो नदीम, इतनी ज्यादा मेहनत आपने की, कहीं ना कहीं अपनी लेगेसी जो है आपके वालिद साहब की, उससे भी जुड़े नजर आते हैं जी। और बाकी भी आपके भाई। तो म्यूजिक की तरवीज के लिए खास तौर पे आप अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं। जी। तो यूं नहीं लगता कि जो आर्टिस्ट का बच्चा होता है उसके ऊपर एक खास किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जी, बहुत ज्यादा होती है। और फिर कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो हादसाती आर्टिस्ट होते हैं। मेरे फादर उनमें से नहीं थे। बिल्कुल वो ऐसा ही। ट्रू आर्टिस्ट थे और मतलब वो आर्टिस्टों के आर्टिस्ट थे। गाने वाले उनको बैठ के सुनते थे। ऐसे अगर उनको दर्सगाह कहा जाए प्रॉपर तो कम ना होगा। तो उनकी लेगेसी को लेके चलना और उस उम्मीद को पूरा करना, ये बहुत ही करम की बात हो तो फिर लोगों के दिलों में उनकी औलाद के लिए भी मोहब्बत पैदा होती है। वरना आप एक रेफरेंस के साथ कि जी फलां के बेटे हैं, एक हद तक आप एक इज्जत का एक हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन जो दिलों में एक वो जोत जगाए रखनी है, आर्ट की भी, उस शख्सियत की कमी की भी, कि वो कनेक्शन भी जुड़ा रहे लोगों का उनके साथ भी, और मेरी अपनी जो एक कंट्रीब्यूशन है म्यूजिक में वो भी रहे, तो ये वाकई, और ये सिर्फ और सिर्फ उनकी दुआओं का ही नतीजा है कि लोग प्यार करते हैं। जो म्यूजिक से रिलेटेड हैं, हमारे म्यूजिशियंस दोस्त हैं, वो बहुत मोहब्बत करते हैं, रिगार्ड करते हैं, खान साहब की वजह से भी, और थोड़ा बहुत शायद मेरी वजह से उन्हें लगता है कि वो काम जो भी हम करते हैं उन्हें अच्छा लगता है। अच्छा नदीम, अपने दामन में इतनी ज्यादा मोहब्बतें समेटी आपने, हर जगह से मोहब्बत मिली, प्यार मिला, उनसियत मिली, लोग आपको कदर की निगाह से देखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या दुनिया भर में। मोहब्बतों को, इतनी ज्यादा मोहब्बतों को पालना और फिर उनको लेकर चलना, ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है। जी, फन है ये। फन मैं यही पूछना चाह रही थी कि इतनी मोहब्बतों को समेट कर एट अ टाइम चलना, ये कितना मुश्किल है? मतलब बहुत मुश्किल होता है ये, क्योंकि वो अब्बास ताबिश का एक शेर सुनाता हूँ आपको जी। वो कहते हैं कि ये मेरे गिर्द जो है मेरे चाहने वाले, ये मेरे गिर्द जो है मेरे चाहने वाले, ये मेरा इश्क मुकम्मल नहीं होने देंगे। तो ये मुश्किल होता है हर एक को उसकी मोहब्बत का रिप्लाई करना, उसको एहसास दिलाना कि मैंने आपको यानी गिना है
मेरे आप गिनती में है। सही। ये बहुत मुश्किल काम होता है। ये एक अलग पूरी एक जिंदगी चाहिए सिर्फ इस काम के लिए, इज़हार मोहब्बत के जवाब के लिए। तो बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे दोस्तों को खैर वो मुझे गुंजाइश दे देते हैं कभी कभी, मेरे जितने भी जिनके साथ मेरा मिलना जुलना है, वो मुझे कभी कभी अगर मैं एब्सेंट भी हूँ तो वो मुझे माफ कर देते हैं। सही हो गया। और यही मोहब्बतें ऐसी ही होती हैं। सच्ची और पक्की मोहब्बत का राज भी यही है कि जो आपके चाहने वाले हैं वो आपके लिए हमेशा स्पेस रखते हैं कि आपको जो है वो टाइम दिया जाए। तो ये बताएं कि इतनी मोहब्बतों के साथ कहीं कोई रिग्रेट, कोई ऐसी चीज जो लगे कि अधूरी है, मुकम्मल होनी चाहिए? मेरी जाती जिंदगी में या मुआशरे की बात कर रही हैं आप? ओवरऑल मतलब मुआशरे की हाँ। बात। मैं अभी कल परसों ट्रैवल कर रहे थे, रात को कोई 3-4 बजे में एक जगह से गुजरे, वहाँ पे एक फ्रूट वाला था, तो वो फ्रूट लगा के काफी सारा, सही। तो वो बेचारा ना सो रहा था ना जाग रहा था, तो हम लोग रुके उसके पास, वो बिस्तर में ना लेटा हुआ था। सही। तो हम लोग रुके तो एकदम गाड़ी आई ना, तो वो एक चौंका जैसे, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा तुम डर क्यों? उसने कहा जी सुनसान सड़क है, अकेली है, तो रात को कभी कभी वो लोग भी आ जाते हैं जो फ्रूट उठा के ले जाते हैं, तो हम यानी वो कॉन्शियस भी होते हैं लेकिन गाहक भी आते हैं, तो हम लोग यानी उसमें मैं उस दिन सोच रहा था, मैंने कहा कि खुदा करे कभी कोई ऐसा मुआशरा बने जिसमें किसी को खौफ ना हो। लोगों को अगर कोई किसी के पास रुके तो उसे मोहब्बत का शक तो हो, लेकिन लुट जाने का शक ना हो। लेकिन ये जमाना है, और जहाँ पे कहते हैं ना कि गम है वहीं पर खुशी भी है, खुशी और गम लाजिम व मलजूम है, और फिर हम इसी मुआशरे का हिस्सा हैं जहाँ पर बेहिसी भी बहुत ज्यादा है जी। तो आप चाहते हैं कि मुआशरा जो है वो बेहिस लोगों से मतलब पाक हो जाए। आई विश वो जो एक है ना कि मतलब अगर हम पाकिस्तान के लिए भी बात करें, और ये मैं अपने सुनने वालों को मतलब मैं उनका ध्यान भी दिलाना चाहूँगा कि इस पहलू की तरफ भी एक लम्हे के लिए आप देखिए कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो इस्लाम में तो सब बराबर है, ऐसे ही है। और जो असल मकसद था इस सारी कहानी का वो ये था कि कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं है, अरबी अजमी खत्म की है मौला ने, बिल्कुल। और यानी सरदार और नौकर वाला वो जो एक तस्वुर था उसको बैलेंस किया, सबके साथ मिल के जमीन पर बैठ के खाना खाया, बिल्कुल। तो ये बराबरी कौन से इस्लामी मुआशरे में हमें देखने को मिलेगी? खुदा करे कि हमारी आंखें ये देखें कि जिसमें सब बराबर हो, और जिसमें कोई गरीब ना हो, कोई अमीर ना हो, जिसमें कोई जात छोटी ना हो, कोई जात बड़ी ना हो। आज आपसे बात करके ना एक ट्रूली आर्टिस्ट की वाइब्स आ रही हैं। कहते हैं ना आर्टिस्ट बहुत हसास होता है, और वाकई लग रहा है कि आप बड़े हसास हैं और मुआशरे को अपने दिल की निगाह से देखते हैं। मैं तो सो भी रहा हूँ तो मेरे दिल की निगाह देख रही होती है मुआशरे को। तो ये बस दिल कुड़ता है? नहीं, कुड़ता नहीं है। कुड़ता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी बहुत सारी उम्मीदें अभी वाबस्ता हैं, जो हमें पता चली है कि यहाँ कोई शख्सियत आएगी कि जिनके आने से ये सारा मुआशरा जो है ये बैलेंस्ड होगा, और यहाँ पे वो जो हम ख्वाहिश करते हैं कि आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पॉलिटिकल सियासत जो है ना, ये तो एक वो कहते हैं ट्रक की बत्ती होती है, कभी अच्छी स्पीड हो जाती है, कभी बिल्कुल आगे धुंध आ जाती है, कभी बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है, तो ये अप एंड डाउन तो ये तो चलता रहता है। वैसे आप मुल्की सियासत को कैसे देखते हैं? मुल्की सियासत को मैं बस मतलब इसी तरह से देखता हूँ कि यानी तकलीफ होती है, वो बैलेंस पाकिस्तान में कम से कम, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, वो बैलेंस जो हम दुनिया में देखते हैं, मतलब जितने भी मुल्क हैं जहाँ ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, हाँ जी, तो जब हम पाकिस्तान में आते हैं तो यहाँ लोगों के बिहेवियर देखते हैं, रोड बिहेवियर बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसमें। 2024 का चूंकि आगाज हो गया हुआ है और काफी दिन गुजर गए हुए हैं, तो इलेक्शन का दौर है, और आपके चाहत फतेह अली खान साहब ने भी अपने पेपर्स जमा करवा दिए हैं और उनको भी इलेक्शन आया हुआ है, तो क्या कभी मौका मिला तो इलेक्शन में जाएंगे? नहीं, मैं तो ऑलरेडी जीता हुआ हूँ। अच्छा। और मेरे जो वोटर और सपोर्टर हैं वो पूरी दुनिया में, मेरा हल्का कोई एक महदूद नहीं है। मैं जहाँ पे जाता हूँ वहाँ मेरा हल्का बन जाता है, तो क्या मेरे लिए ये ज्यादा अच्छी और ज्यादा इज्जत की बात
कि पूरी दुनिया को कि कैप्चर पूरी किया दुनिया हुआ। में मेरा हल्का है। और यानी वो कहता है हल्का पीपी फलां, तो मेरा तो पूरी दुनिया में पीपी वो है, जहाँ भी सारी जाते हैं, पीपी आपकी है लोगों की और मोहब्बत अन्य भी आपके। एवरीवेयर लोगों की मोहब्बत मिलती है, लोगों का सब, वो सारा हल्का ही हमारा है। यानी आप सियासत से बहुत ऊपर है। नहीं, सियासत मुझे यानी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है मुझे हमेशा, सही। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो आपको लोगों को तसल्ली देने के लिए शायद कह देनी पड़ती होंगी। सही हो तो गया। मुझे ये लगता है जो आप कर नहीं सकते वो कहना नहीं चाहिए। यानी दिल रखना नहीं आता। नहीं, मैं झूठी तसल्ली मुझे कई दफा मुझे बुरी लगती है। अच्छा, टू द पॉइंट रहना है। मतलब वो ज्यादा बेहतर है। मुझे मतलबी लोग अच्छे लगते हैं। मतलबी लोग, लोगों को मतलबी लोगों से गिले होते हैं, शिकवे होते हैं, मुझे मतलबी लोग अच्छे लगते हैं। कम से कम उनका मतलब आप तक क्लियर होता है, आपको पता होता है कि ये मुझे इसलिए मिलता है, ये मुझे इसलिए मिल रहा है, तो आपको आसानी रहती है, उसको भी आसानी होती है। मुश्किल वो लोग होते हैं जिनका पता नहीं चलता। अच्छा, सही हो गया। ये वाकई सच्चे खरे आर्टिस्ट की निशानी है कि ये सियासत से अपने आप को दूर और पाक रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिक्स है इस वक्त, वो बहुत से लोगों को ये बात बुरी लगेगी, वो सिर्फ एक गोरख धंधा ही रह गई है और पता नहीं किस सिमत हम जा रहे हैं। अल्लाह करे कि मुल्क में बेहतरी आए, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। किसी को सपोर्ट, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग वोट ही नहीं डालना। नहीं, अगर मौका मिला, अगर मैं इधर हुआ, अच्छा, और एक सिटीजन होने की हैसियत से मेरी कोशिश, क्योंकि मैं लास्ट टाइम मैं चिन्योट गया था यहाँ से ट्रैवल क्योंकि बहुत से लोगों का दिल इतना भी टूटा हुआ है, उनका ये ख्याल है कि इस बार वो घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। हाँ जी, वो पॉलिटिशियंस। सही हो गया। बातों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ पर ले लेते हैं एक ब्रेक। मगर नदीम से कहते हैं कि गला बहुत खराब है, मुझे पता है स्मॉग का मौसम है, तो नदीम से के 2 लाइंस हमारे सुनने वालों के लिए। वे ढोलत दी अखियां दी सोए, जिन्ना विच सब वेखिया, ते असां जिथे रब वेखिया, ओए उन्ना ते दी अखियां दी सोए, वे जग नालों प्यारा ए ढोलिया, ते जीण दा सहारा ए ढोलिया, वे इन्ना तेरी अखियां दी सोए, वे ढोला तेरी अखियां दी सोए। वेलकम बैक। और सबसे पहले तो नदीम के लिए बहुत सी क्लैपिंग्स, और यकीनन आप घर बैठ के क्लैप्स कर रहे होंगे कि इतना जबरदस्त सॉन्ग इन्होंने गाया। ढोला की अखियों की बात भी की, और ऐसे गाने जो होते हैं वो जुबान ज़द-ए-आम हो जाते हैं और लोगों के दिल में घर कर लेते हैं। और वैसे भी इस वक्त मुल्की हालात, टेंशन्स और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, नफसा नफसी का आलम है, और ऐसे में ऐसी मौसीकी आपको सुनने को मिल जाए तो यकीनन आप बड़ा अच्छा फील करते हैं। मौसीकी वैसे भी रूह की ग़िज़ा है। तो नया साल चुके शुरू हो गया जी, सरप्राइजेस तो आपके आते ही रहते हैं। अभी लगता है नए साल में भी बहुत कुछ है। हाँ जी, बहुत सारे गाने, बल्कि मेरे गाने डिले हो जाते हैं कई दफ़ा। अच्छा। कुछ तकरीबन मेरा ख्याल 20-30 ट्रैक्स जो हैं वो क्यू में है, जो 1 by 1 आते रहेंगे। अच्छा। तो उसके लिए सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि हम अपनी पब्लिक के लिए म्यूजिक रिलीज करते हैं कि क्या वो दिली तौर पे, ज़हनी तौर पे वो आजकल किस सिनेरियो में है, बिल्कुल। उनके मूड्स कैसे हैं। ये भी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि एक बंदे का मूड अच्छा है, आप उसे कुछ गुनगुनाएं उसके लिए तो उसे अच्छा लगता है। एक बंदे का मूड बहुत ख़राब है, वो लड़ाई के मूड में है, आप उसे कहीं गाना सुनाओ तो शायद वो उसके लिए अच्छा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो अच्छा टाइम नहीं है। तो इसलिए जैसे जैसे खुदा करे कि मुल्क के हालात, मुल्क में वो पीस और अमन और वो वाला सिस्टम हो पब्लिकली, आम जनता में, तो इंशाल्लाह हम लोग गाने देते रहेंगे। अच्छा, ये बताएं कि बहुत से गाने आपने बनाए और हर गाना जो भी गाया, ये ब्लेसिंग कही जा सकती है या नजरे अनायत कही जा सकती है, बड़ों की दुआएं,
कि वो ऐसा हिट हुआ, चाहे बिस्मिल्लाह करा, वो गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवानी, या कुछ जो भी गाना, अभी सरूर थोड़ा सा सैड आपका था मगर वो भी बहुत ज्यादा हिट जा रहा है, और बहुत से गाने हैं, मतलब शायद वो मैं गाने इस तरह से कह भी ना सकूं। तो क्या कभी सोचा था कि मेरा हर गाना इस तरह से मकबूल होगा कि वो ट्रेंडिंग में जाएगा और फिर सोशल एप्स पे? उसके रिजल्ट्स क्या होंगे या वो क्या क्या अचीव करेगा ये तो मुझे नहीं पता था। और लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे दुआ मिली है सबसे पहले अपने माँ बाप से, असातिज़ा से, और यानी मेरी पब्लिक की मोहब्बत मुझे हमेशा रहती है। और मेरी कोई लाइट वेट बात भी अगर कही हुई वो भी लोगों को अच्छी लग जाती है कई दफ़ा। तो मतलब मैं यही समझता हूँ कि ये सिवाय दुआ और करम के आप म्यूजिक ऐसी चीज़ है, इसकी प्रेडिक्शन नहीं है कि जी ये मैं गाना करूँगा और ये मैं इस तरह करूँगा और ये सुपर डुपर हिट होगा, यानी इसकी गारंटी कोई भी नहीं देता। अच्छा ये बताएं कि जैसे आपके बहुत से गाने हैं, उसमें कोई ऐसा गाना जो कि इतना कैची हो, जो आपको भी लगा हो कि यार ये गाना तो मैंने बनाया और कमाल हो गया? बहुत सारे हैं उसमें, तो सरे फहरिस्त बिस्मिल्लाह करा, यानी वो मेरी उम्मीद से बढ़ के था। सही। क्योंकि वो एक नया ट्रेंड आ रहा था म्यूजिक में। हमारा जो रीजनल लैंग्वेज है सराइकी पंजाबी की, वो इंटरनेशनल होने जा रही थी उस गाने के, यानी अल्लाह ने उस पर करम किया, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और उसका म्यूजिक अरेंजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसमें, और वो बग्गा भाई ने उसको बड़े समझ के साथ बनाया और उसका जो म्यूजिक था वो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है उस गाने का। फिर उसके लिरिक्स, कंपोजिशन और फिर मेरी यानी प्रेजेंस लोगों को अच्छी लगी उसमें। अच्छा बहुत से गाने अपने आप खुद भी उसकी जो मौसीकी है उसको तरतीब देते हैं, तो ये वाले गट्स सिंगर में कहते हैं कि मौसीकी की जो लिरिक्स होती हैं और फिर जो उसकी तरतीब होती है उसको भी संभालना और उसको भी प्रेजेंट करना, ये हर किसी का कमाल नहीं है। आप कंपोजिशंस और लिरिक्स की बात करें जी, जिन्होंने इस काम को सीखा है, मतलब असातिज़ा से, बुजुर्गों से, जिनके पास अच्छे लोग मुयस्सर रहे हैं और जिनकी तालीम हुई है इस काम में, उनके लिए कंपोजिशन करना भी मतलब एक आसान हो जाता है। सही। क्योंकि आपको उस चीज़ का पता होता है कि इसके नोट्स कौन से हैं, फीलिंग कैसी है, गाने के बोल कैसे हैं, इसके ये कौन सी कंपोजिशन इसको सूट करेगी। तो ये सारा कुछ जो है, ये वो जो म्यूजिक की तालीम होती है ना, क्लासिकल की जो एक तालीम है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप यानी ख्याल गाएं या कोई गंभीर म्यूजिक गाएं, उससे आप उसको सीख के और उसमें से अपने कमर्शियल म्यूजिक का बहुत सारा कुछ ले सकते हैं। जब आपको नॉलेज होता है किसी चीज का, यानी आप करना आसान हो जाता है, ऑलराउंडर बन जाते हैं। फिर उसको कंपोज करना आपके लिए आसान होता है, क्योंकि आपको उस रागों की शक्लें आपको पता होती हैं कि ये मूड्स हैं इनके, ये राग हैं, ये इनकी फील है, तो आपको बहुत आसानी हो जाती है कंपोजिशन करने में। और लिरिक्स का ये है कि मैंने पढ़ा बहुत है, मुझे हमेशा में म्यूजिक सुना है मैंने लाइफ में, और या किताबें पढ़ी हैं और उसमें शायरी की भी है, उसमें कुछ अफसाने भी हैं। अच्छा किताबें पढ़ने वाले बड़े गहरे इंसान होते हैं, बहुत डीपनेस होती है उनकी, इनर पी, और बड़े कहते हैं कि बड़े गहरे लोग हैं, तो आपकी जानिब भी कुछ ऐसा महसूस होता है? जी मैं ये समझता हूँ कि मैंने बहुत सारा कुछ यानी कई रास्ते मिलते हैं आपको, ये दुनिया रेफरेंस पे चलती है, हम सबको पता है कि बहुत सारे, अब ये जैसे बल्ब है या फोन है, तो ये जब फर्स्ट टाइम इसकी अटेम्प्ट हुई थी तो इसका और तरह का किसी ने इजाद किया था इसको। अब शायद वो बंदा भी नहीं है, वो लोग भी नहीं है, लेकिन इनमें जिद्दत आती जा रही है ऐसे ही इनकी आगे। लेकिन मेन थ्योरी वही है, वो जो पहले दिन जिसने जो फाउंडर है इसका, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए यानी ये जो रेफरेंस है ना, रेफरेंस तो हमेशा रहता है आपके सामने। वसीले बहुत जरूरी हैं जिंदगी में, और वो रेफरेंस जो है वो आप जब दुनिया में आप फिरते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, कई रेफरेंस आपके सामने आते हैं, फिर उनमें से आप अपनी जिंदगी के रास्ते ढूंढते हैं, अपनी बात करने के अंदाज ढूंढते हैं, अपने टॉपिक्स ढूंढते हैं कि यानी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं फॉर एग्जांपल दुनिया में,
आप एंकर हैं, आप होस्ट करती हैं, अच्छा ये एक करेक्टर है, हमारे कैमरे के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं वो एक करेक्टर है, वो एक अलग दुनिया है। तो इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो एक मजबूत करेक्टर ना हो, और उसकी यानी वो उसकी एब्सेंट के बगैर आपका वो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होता। और इस दुनिया में यानी एक स्वीपर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक और फिर आगे यानी हर तरह, जब तक वो टीम वर्क नहीं होता वो मुकम्मल नहीं होते लोग, वो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होता। ये दुनिया यानी इसी तरह से चलती है। ऐसे ही है, और टीम वर्क जो है वो जिंदगी में बहुत जरूरी है। किताबें पढ़ने से शेर यानी क्योंकि मेरे रिलेटेड शेर शायरी है, मैं वो पढ़ता हूँ, उनमें से चीजें। कौन से शायर पसंद है? तो मुझे दौरे हाजिर में तो अब्बास ताबिश बहुत पसंद है। अच्छा। मैंने उनकी काफी सारी गजलें गाई हैं, उनकी काफी उनका शेरी तजर्बा जो है वो मुझे ऐसे लगता है मेरा है। अच्छा। यानी उनका कहा हुआ शेर मुझे लगता है कि शायद मेरी जिंदगी का कोई हिस्सा है, कोई लम्हा है। कोई शेयर करेंगे? एक बचपन की उन्होंने एक गजल लिखी थी, मुझे बहुत वो पसंद है। दहकते दिन में अजब लुत्फ उठाया करता था, दहकते दिन में अजब लुत्फ उठाया करता था, मैं अपने हाथ का तितली पे साया करता था। अजीब हसरत परवाज मुझ में होती थी, मैं कापियों में परिंदे बनाया करता था। तलाश रिस्क में भटके हुए परिंदों को मैं जेब खर्च से दाना खिलाया करता था। जबरदस्त। ये जिंदगी तो मुझे तेरे पास ले आई, ये रास्ता तो कहीं और जाया करता था। बहुत उम्दा, बहुत शानदार, और वाकई लग रहा आप शायरी बन गए। और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा नदीम की भी कोई शायरी की बुक आ जानी है। अगर मेरे सिर्फ गीत इकट्ठे कर लें तो बुक तो अभी भी बन जाएगी, क्योंकि मोस्टली 100 में से समझ लें 95 गीत मेरे अपने लिखे हुए हैं, जितने भी लोग सुनते हैं। तो मैं क्योंकि मेरी आवाज़ का या मेरे म्यूजिक का ये बहुत सारे क्रेडिट्स ऑलरेडी आ रहे होते हैं, तो मैं फिर इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता। मैं कहता हूँ, वो कई दफ़ा लोग पूछते हैं नजर लग जाएगी, नहीं ये गाना किसने लिखा है, ये फलां, वो फिर मैं कई दफ़ा खामोश हो जाता हूँ। लेकिन जितने हमारे टाइटल्स होते हैं उनमें लिखा होता है, वहाँ मेरा नाम, मेरे जहाँ लिरिक्स होते हैं मेरे। अच्छा, गुफ्तार हसीन, अंदाज़े बयां मुनफरिद और खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। लड़कियां बहुत आशिक होंगी जी, बहुत फैंस भी होंगी, सुना है बहुत। अच्छा, सोशल मीडिया पे आप हैं, खुद रिस्पॉन्स करते हैं किसी को? नहीं, मैंने अभी चंद ही दिन पहले टिकटॉक अकाउंट अपने, यानी मैं वैसे इतना फेवर में नहीं था सोशल मीडिया के इतना ज़्यादा, उसकी वजह ये थी कि खुद नहीं मैं कर सकता था, मेरे पास वक्त नहीं होता इतना। सही। मुझे ये लगता है कि जो आपने वक्त वहाँ गुजारना है, उतनी देर में आप कई ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। कि ये क्रिएटिव आदमी का एक लम्हा जो होता है ना, बहुत कीमती, बड़ा कीमती होता है। वो इस लिहाज वो क्यों कहते हैं कि फलां बड़ी शख्सियत है, बड़े उनके वक्त कीमती है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उस वक्त में पता नहीं क्या क्या बना चुके होंगे जब तक उनको कहीं और जगह ऑक्यूपाई रखा होगा। तो टिकटॉक का भी हमने अकाउंट बनाया, nadeem.abbas.lonewaला। तो वो भी अभी मेरे जितने कुछ शागिर्द हैं, कुछ और लोग, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप सबके हैं, आपका नहीं है। तो नहीं, बहुत जरूरी है, जैसे कि अब सोशल मीडिया का दौर है जी, और लोग चाहते हैं कि जो हमारे, इसमें आसानी हो जाती है, आपकी मार्केटिंग करने में आपको वक्त जो है वो कम लगता है और लोगों तक रसाई ज्यादा हो जाती है उसकी, नो डाउट। लेकिन वो जो सोशल मीडिया पे मैसेज करती हैं, जो इनबॉक्स आपके भरे रहते हैं, वो उनको आज पता चल जाए कि आप उनका रिप्लाई नहीं करते, वो कोई और है। मैं बहुत कम, यानी मुझे जो कोई जरूरी मैसेज होते हैं सिवाय चंद देख के, यानी कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज जो मुझ तक पहुंचनी चाहिए वो जरूर पहुंचती है, मैं रिप्लाई भी करता हूँ। लेकिन ये है कि सबका जवाब देना ज़ाहिर बात है मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि हसीन इंसान है आप, खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, लड़कियों से कैसे पीछा छुड़ाते हैं, कैसे दामन छुड़ाते हैं? आपको पता है कि ये खूबसूरत होना और यानी हर दिल अजीज शख्सियत बन जाना, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी
मुसीबत भी बन जाती है कई दफा। हसीन चेहरों का कोई यकीन नहीं करता। जब आप किसी लड़की से कहे ना कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, हाँ। तो उसे लगता है कि ये फ्लर्ट हो रहा है शायद, ये अच्छा। मुझे क्यों कहेगा, ये तो खुद इतना प्यारा है, ये तो ऐसे है, फला है। तो सबसे जो पहला नुकसान होता है खूबसूरत होने का, वो ये होता है कि आपकी सच्ची इज़हार मोहब्बत भी लोगों को शायद वो उस पर यकीन नहीं करता है। और जो दूसरी वो ताबी साहब के एक शेर है कि खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता, और उन्होंने तो इसमें रिजल्ट दे दिया ना। और एक और था कि जिंदगी भर चाहे जाने की अजियत से गुजर। अब ये आज ट्विस्ट पे बात कर रहा हूँ, लोगों को चाहे जाना अच्छा लगता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि वो जैसे बुल्ले शाह ने कहा था कि चल बुल्लिया चलो उत्थे चलिए, जितने सारे अन्य ना कोई साड़ी जात पिछाने ना कोई सानू मरने। कभी कभी दिल करता है कि आपको कोई पहचानने वाला ना हो, आप आराम से हम लोगों की तरफ फिरें, खाएं पिए घूमें, लेकिन वो मुश्किल हो जाता है। मतलब सम टाइम इतना फेम भी जो है वो आपके लिए जिंदगी भर चाहे जाने की अजियत से गुजर, पैदा करने वाले ने तुझको हसीन पैदा किया। तो जो हसीन लोग होते हैं दुनिया की नजर में, उन पे काफी सारी जिम्मेदारियां इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि अल्लाह की मर्जी से वो खूबसूरत होते हैं, वो ऐसी शख्सियात होते हैं कि जो चाहे जाए तो फिर उन पे गिले ज्यादा होते हैं लोगों के। सही हो गया। बातों का सिलसिला जारी है और इतनी खूबसूरत बातें हो रही हैं, और वाकई नदीम अब्बास लूनेवाला जो कि हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और ये दिलों की धड़कन है, ये अपनी शख्सियत के बाइस, अपनी सूरत और सीरत के बाइस लोगों के दिलों में घर कर गए हैं। और अल्लाह करे कि इसी तरह से आर्ट की खिदमत करते रहें, फ़न की दुनिया में अपना मकाम पैदा किए रखें जैसे कि इनके बुजुर्गों ने किया, और बाकी लोग इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। बातें इतनी ज़्यादा हैं, वक्त का पता ही नहीं चल रहा कि लम्हे कैसे बीत जा रहे हैं। और जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हों जो कि किताबों से भी इश्क रखते हों, तो वो बहुत गहरे लोग होते हैं और उनके सामने नाप तोल के बोलना पड़ता है। तो मैं ब्रेक ले लूँ और फिर नदीम से कहती हूँ कि 2 लाइन्स हो जाएं। ये अभी रिसेंटली एक गाना रिलीज हुआ है और बहुत उसको लोगों ने प्यार किया, और हमारा फास्टेस्ट जो है ना, सबसे तेजी से देखा जाने वाला ये गीत था, मैं बेवफा। तो इसमें यानी किसी पे इल्जाम लगाना तो शायद बहुत आसान होता है। वो कहते हैं कि जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 3 आपकी अपनी तरफ सबसे पहले उठते हैं। बिल्कुल। तो इसमें यानी हम एक दूसरे पे इल्जाम तो लगाते हैं लेकिन अपना मुआवजा नहीं करते कि हम, और अक्सर मैंने देखा है लोगों को कि वो इल्जाम वो लगाते हैं जो जिसके वो खुद बहुत माहिर होते हैं, वो दूसरों पे वो लगा रहे थे। तो वो कहता है कि जे मैं एक सजावा ते तू किए, जे मैं एक सजावा ते तू किए, जे मैं बेवफा ते तू किए, जे मैं बेवफा हाँ ते तू किए। मैं मनिया के मैं बेवफा दशाह, हाँ ठगबाज लुटन दा मैं शहनशाह, जे मैं शहनशाह ते तू किए, जे मैं बेवफा ते तू किए, जे मैं बेवफा हाँ ते तू किए। वेलकम बैक। और वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत अच्छा गाना, और सारे बेवफाओं को इन्होंने अंदर रगड़ा लगा दिया और बेवफाओं के शाह भी जो है वो बन गए गाने में। मतलब अब जाहिर बात है, जब आप कोई इतने मान से आप पे इल्जाम लगाता है तो फिर इल्जाम कबूल कर लेना चाहिए। तो जाहिर बात है अगले को खुश करना चाहिए। वो ये असल में ये कॉन्सेप्ट बुल्ले शाह का, कहते लोग की तेन काफर रखन तू आहो आहो आख।
तो अगर कोई बेवफा कहता है तो उसे कहती बिल्कुल है। जबरदस्ती। और जिंदगी में अगर यही हम अपना रवैया अपना लें कि जो कोई कह रहा है आपको बुरा कहें, जी मैं हूँ मैं हूँ ये बहुत जबरदस्त आपकी बात है कि लोगों को खुश करना चाहिए, और चलें किसी को हमें बुरा बना के खुशी मिल जाए तो अच्छी बात है। देखिए हमारे यहाँ तसव्वुफ का और फकीर का भी यही मैसेज था हमेशा से कि यानी इवन यहाँ तक कि अगर कोई आपको काफिर कह दे, हालांकि आप किसी को काफिर कह के नहीं कह सकते, तो आप वो जरा देखिएगा कि वो आपको क्या क्या कहेगा। लेकिन ये पेशेंस और ये बर्दाश्त और ये सब्र जो है ये आपको अल्लाह के दोस्तों में ही मिलेगा। वही कहेंगे कि यार लोग तेनों काफर आखण तू आहो आख, तो कह जी ठीक है जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ खुशी मिल रही है ना मैंने काफर कह के, चलो थोड़ा दिल ठंडा रहे। तो इसलिए बजाय के इल्जामात को जस्टिफाई करें, आप उन्हें बड़ी मोहब्बत से उन्हें उसके और रास्ते वो कह रहे हैं कि जी मैं बेवफा, उसने कहा ना तू बेवफा है मेरे लिए सजा है, उन्हें कहा जी मैं एक सजा तो तू की है, जी मैं बेवफा तो तू की है। तो इस दुनिया में सारे होते हैं वैसे एक जैसे ही, ऐसे ही है। अच्छा नदीम, ये तबीयत में इतना ज्यादा रख रखाव, धीमापन, मिजाज में इतनी शाइस्तगी, ये वैसे कहते हैं ना जो बहुत प्योरली आर्टिस्ट होते हैं उनका तो ये साइन होता है, लेकिन इतनी कम उम्री, इतने यंग हैं आप, और बातें वो जैसे दरवेशों वाली सिर्फ अंदर नजर आ रही है, और हम्बल डाउन टू अर्थ। मैं आपको एक बात बताऊं, ये दुनिया यानी मैंने जो एक्सपीरियंस किया है इस दुनिया में, मिजाज आपका कंट्रास्ट चलता है इस दुनिया से। वो कैसे चलता है, जब आपको कोई सख्त मिजाज और बहुत ज्यादा दुनियादार लोगों के साथ आपका वास्ता रहा हो, या आपका हर वक्त का मिलना जुलना बैठना रहा हो, तो फिर आपको पता चलता है कि यानी दूसरी जिंदगी क्या है। तो शायद मेरी जिंदगी में मेरे साथ दुनियादार और ऐसे लोग बहुत ज्यादा रहे कि सख्त मिजाज भी होंगे, दुनिया का लफ्ज और है वैसे उनके लिए, लेकिन सख्त मिजाज इज अ राइट वर्ड, मुअज़्ज़ब भी है, कि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने कहा यार अगर ये बदमिजाजी अगर मेरे अंदर भी आ गई तो ये तो बड़ा काम खराब होगा। यानी ये अच्छा नहीं है, ये वो चीज नहीं है जो होनी चाहिए। तो बदमिजाजी, बदलिहाजी और ये सारी चीजें आप बद लोगों से ही सीखते हैं। तो जब आप सीखते हैं तो टास्क भी यही है कि इस दुनिया में बुराई छोड़नी चाहिए, अच्छाई को अडॉप्ट करें और बुराई को नोटिस भी करें। आपको पता होना चाहिए कि बदतमीजी किसे कहते हैं, बिल्कुल ऐसे जिसे ये पता होता है कि बदतमीजी क्या होती है, वो तमीज के बारे में भी जान जाएगा और उसे तमीज से बोलना भी आ जाएगा। यानी इसके लिए बुरे लोगों की सोहबत में भी बैठना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। और वो आप ना भी बैठे, वो आपको ढूंढ लेते हैं, फिर आपको सबक सिखा के पढ़ा, फिर गायब हो जाते हैं, फिर वो अल्लाह करता है निकल जाते हैं। लेकिन ये है कि वो ऐसे लोग भी, मतलब मैंने जैसे पहले कहा कि मतलबी लोग अच्छे लगते हैं, सही। इसी तरह से जो आपके मिजाज के मुताबिक जो लोग नहीं निकलते, अक्सर लोग, तो वो आपको सिखा बहुत कुछ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमेशा जो लोग नेगेटिव थिंकिंग के होते हैं, नेगेटिव माइंड होते हैं, वो आपकी जिंदगी में आते तो हैं बड़ा वावेला करके, मगर आपको बड़ा ही बुरा सा, बल्कि मैं कहूँगी अच्छा सा सबक भी दे जाते हैं कि आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और हमेशा जो है नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए। और मैं समझती हूँ बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जिनकी जिंदगी में नेगेटिव लोग नहीं है। वैसे मेरा पैगाम ये है कि नेगेटिव लोगों के पास रहा करें, अच्छा, ताकि आपके अंदर की पॉजिटिविटी ज्यादा पॉलिश होकर निकले बाहर। आपको पता हो यार ये काम कर रहा है ना, ये बहुत बुरा है, ये तो आपका ज़हन, क्योंकि इंसान जो जस्टिस करता है ना उसे पता होता है कि मैं ये अच्छा कर रहा हूँ या मैं ये बुरा कर रहा हूँ, या मैं ये अच्छा देख रहा हूँ या बुरा देख रहा हूँ। अच्छे और यानी अच्छाई का पैमाना जांचने के लिए बुराई के पास रहना बहुत। तो ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, जैसे मतलब इसी तरह जैसे खुदा ने एक अपना ऑपोजिट कैरेक्टर रखा हुआ है, वो शैतान का है। इसी तरह जब हम सुनते हैं यजीद की बात करते हैं तो इमाम का कैरेक्टर है। बिल्कुल। तो ये जो यानी ये कैरेक्टर्स है ना, इनको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है और इंसान को चाहिए कि वो सोचे कि वो इन दोनों में से कौन सी वाली साइड पे है। अब कहीं जालिम तो नहीं है, कहीं आप यानी ऐसे। लेकिन नदीम, ये शनाख्त होना, ये पहचान होना और इस बात को रियलाइज करना, इसके लिए भी मैं समझती हूँ कि आपको एक सेंस की ज़रूरत है। ये सबको हिदायत नहीं आती। बिल्कुल।
और इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें जब इंसान अपने ऊपर गौर करता है, अपनी शख्सियत पे, अपनी हर एक बात पे, मौला अली अलैहिस्सलाम ने इसलिए आपने फरमाया ना कि ये मत सोचो कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। तो आपने वो कैरेक्टर्स से आपको निकाल दिया, वो कंटेंट इम्पोर्टेंट कर दिया कि वो बात क्या है। और वो बात यही है, हर एक ने यही कहा है कि आपको हम्बल होना चाहिए। आप दुनिया की कोई बहुत सुर्खाब के पर लगा के कोई भी नहीं आया, हम सब इक्वल हैं, हम एक जैसे। जब आपको इतना ज्यादा फेम मिलता है, जैसे कि आप इस वक्त मोस्ट फेवरेट हैं, चाहे वो नौजवान नस्ल हो या कोई भी उम्र के लोग हों, हर किसी को बिस्मिल्लाह करानी भूलता, और बहुत से आपके ऐसे गाने वो लोगों की जुबान पे ही रहते हैं। ऐसे में ज्यादा जो है ना, वो बहुत से लोगों की गर्दन में तो सरिया आ जाता है, मगर आप उतने ही हम्बल और डाउन टू अर्थ हो गए। मुझे और डर लगता है। पहले तो मैं कई चीजें, यानी हम लोग स्कूल टाइम में या जैसे एक स्टूडेंट वाली लाइफ होती है उसमें इग्नोर कर देते थे। तो अब अब्बू के बाद और ज्यादा यानी डर लगता है कि कहीं किसी से कोई ऐसा मुझसे रिएक्ट ना हो जाए ऐसा कि उसका दिल टूटे या उसकी दिल आजारी हो। कोशिश करते हैं, वैसे तो इंसान कभी कंप्लीट नहीं होता, लोगों के गिले फिर भी बाकी रह जाते हैं आपके, परफेक्शन तो कहीं पे भी नहीं है। तो वो लेकिन ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रॉम माय साइड मेरी ये कोशिश होती है कि मैं कभी किसी का दिल ना दुखाऊं। सही। मुझे ये फील हो रहा है कि जैसे आप कहीं ना कहीं लॉनली पर्सन भी हैं जी, कि खुद के साथ, अपनी जात के साथ अगर वक्त मिले तो गुजारना चाहते हैं। बहुत। मैं तो बहुत सेल्फ लवर, अच्छा इसको सेल्फ लव नहीं कहेंगे, सेल्फ लवर वो कहते हैं उनको जो आइसोलेटेड रहते हैं। लेकिन मुझे अकेले में मतलब सफर करना, अकेले में कोई बात सोचना, कोई किसी एक मौजू पे, वो मेरी यकसुयत काफी ठीक रहती है। और जब आप अकेले होते हैं तो आप अपनी जात को भी ज्यादा अच्छे तरीके से पहचानते हैं। बिल्कुल, मतलब आप आर्गू कर सकता हूँ मैं अकेले। जब मैं अकेले होता हूँ तो मैं किसी एक टॉपिक को आर्गू करता हूँ। सही। और उसके अच्छे खुद से डायलॉग करके इसकी ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, फिर उसमें से जो निकलता है वो फिर यकीन मोकम कहते हैं उसको। वो फिर मुझे पता होता है कि ये मैंने डिबेट के बाद हासिल किया। वो फिर उस कॉन्सेप्ट पे फिर कोई गाना भी आता है या कोई चीज, वो फिर मैं इधर यूज करता हूँ अपना वो वाला कॉन्सेप्ट। सही। तो अकेले रहना मतलब ये तो बहुत अच्छी एक बात है। सही हो गया। अच्छा, हमारी जिंदगी में खवातीन की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, कहीं वो माँ के रूप में, कहीं बहन, कहीं बेटी, कहीं बीवी, और फिर फैंस के रूप में भी, और इसके अलावा भी इर्द गिर्द जो आपकी खवातीन होती हैं या रोजमर्रा जिंदगी में आपको मिलती हैं। कहते हैं ना कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े दरूं। क्या पसंद है नुस्वानी हुस्न में? मुझे वो जो औरतें कहती हैं ना कि जी हम तो मर्दों की तरह ये करती हैं, हम तो मर्दों की तरह, वो ऐसी दलेर मर्द जो होती है ना, ऐसे दलेर मर्द सिर्फ मैदान में अच्छे लगते हैं, वो भी तलवारबाजी करते हुए। सही। औरत को उसके यानी औरतपन में रहना चाहिए, उसके पहनावे से लेके, उसकी अदा से लेके, उसकी यानी उसकी शख्सियत में औरत नजर आनी चाहिए। बोल्ड लड़कियां नहीं पसंद आपको? यानी नहीं, अच्छा बोल्ड में भी यानी निस्वानियत के बहुत सारे अंदाज हैं। हाँ, ओवरऑल एट द एंड ऑफ डे वो जो एक रिएक्शन है या एक जो पूरी शख्सियत है, वो कहीं आपको कोई यानी मर्द वाली फील तो नहीं आ रही उसमें से कि वो मूंछा नुएंज कर रही होवे या वो कोई यूं करके आपके सामने यानी वो अपनी जोर आजमाई तक। औरत के लिए कायल और माइल करने के, यानी आपके नजदीक औरत वो उस नायाब मोती की तरह है। निस्वानियत होनी चाहिए, यानी उसका पहनावा, उसने अगर एक बुंदा पहना हुआ है या उसने अगर कोई भी उसने कोई कुछ लट कोई उसकी आई भी है सामने या कुछ इस तरह की कोई चीज, उसकी आंख के अंदर एक ऐसी रोशनी जो यानी जो दिल रोशन कर दे। यानी औरत में उसका औरत होना ज्यादा जरूरी है। बहुत। मैं तो यानी मर्दों से तो मेरी बहुत कम सलाम दुआ होती है। सही। जो खवातीन है यानी खवातीन में वो खवातीन के जिनके अंदर निस्वानियत हो, कि वो औरत लगे कि ये कम अज कम आपको उससे बात करके वो औरत लगे, उसके ख्यालात सुन के औरत लगे,
सही। कई ऐसी होती है, वो ऐसी अपनी दास्तान सुना रही होती है कि वो किले ही फतह करना चाहती है। सही हो गया जी। ये भी बहुत जरूरी होता है कि नदीम के जो चाहने वाले हैं उनको पता चले कि ये कैसी सोच रखते हैं, क्योंकि जिंदगी का हर पहलू, हर जाविया बहुत जरूरी है, और फैंस को जब तक पता ना चले कि किसकी जिंदगी में क्या हो रहा है तो वो उनको कुछ ना कुछ तजस्सुस रहता है। मैंने ये पढ़ा भी है एक जगह और सुना भी है, और मैं इसका कायल भी हूँ कि कहते हैं कि मर्द जो है वो बहादुर दलेर अच्छा लगता है, औरत बुज़दिल अच्छी लगती है, मर्द सखी अच्छा लगता है, औरत कंजूस अच्छी लगती है। सही। यानी ये सारी क्वालिटीज हैं जो एक औरत के अंदर, और यानी कुछ मर्द भी ऐसे हैं कि जिनके अंदर खवातीन वाली वो खसलतें होती हैं, मतलब वो कंजूस होंगे, उनका हाथ सखी नहीं होगा, अच्छा फिर वो खौफज़दा डर जाने वाले होंगे। तो ये मैं यानी मुझे ये अपने अपने कैरेक्टर्स में दोनों को रहना बहुत यानी नदीम बहादुर इंसान है। मतलब मैं जिनका फॉलोअर हूँ, मतलब मैं जब पहली दफा करबला गया था तो सबसे पहले जो मैंने अपने अंदर चीज महसूस की थी वो ये थी कि मौत का खौफ खत्म हो गया था मेरे अंदर। सही। मुझे कभी भी मौत से खौफ नहीं आया कि मरते हैं तो क्या होता है या मर जाएंगे तो क्या होगा। एक ऐसी रियलिटी है कि जो कायनात के वारिस हैं, जो जन्नत के भी वारिस हैं, जो एट द एंड ऑफ डे खुदा के पास आखिरी इनाम है हमारे लिए, और जो उसके भी सरदार हैं, कि अगर उनके साथ भी इस दुनिया में यानी उनको कत्ल या शहीद कर दिया जाता है ज़बरदस्ती, तो फिर हमारी और किसी की भी यानी हमारी जिंदगी किसी क्या वक़्त है हमारी भी ऐसे अजीम शख्सियत जो हैं वो इस तरह से उनके साथ भी हो जाता है। और यही ज़िंदगी है, कहीं ना कहीं हमें जो है वो बहुत से ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है, और इसी तरह से हम खुद को मजबूत करते हैं। नदीम के साथ आज बातें करके बहुत अच्छा लगा, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि इन्होंने हमें अपना वक्त दिया, क्योंकि इस वक्त इवेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, गला भी ख़राब रहता है, और आज ख़राब गले के साथ ही नदीम ने, चूँकि स्मोक जो है वो सबको बहुत इफ़ेक्ट कर रही है, और अल्लाह करे ये जो स्मोक है हमारे शहर लाहौर से ख़ास तौर पे ख़त्म हो जाए, और हमारा बागों का शहर फिर से उसी तरह से आबाद हो जहाँ पर सुकून से सांस लिया जा सके, जहाँ का सांस जो है वो खुशगवार हो और आप बीमारियों से बच सकें। तो इसी दुआ के साथ कि आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें, आबाद रहें, और आज नदीम की बातों से आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिला होगा कि ये वो आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत गहरी शख्सियत के मालिक, और इतनी कम उम्री में ये जिस ज़ात से लगाव लगा बैठे हैं वो बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे, मगर जाने से पहले वाइंड अप पे नदीम के गाने की 2 लाइन्स। तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहंदिया, तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहंदिया, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदिया, जे मैं माये कोल रवां राजी रहंदिया।